सो हेलो क्लास 9th, वेलकम टू एनलाइटन एकेडमी। मैं संतोष साइंस हेलो क्लास 9th, मैं संतोष साइंस फैकल्टी एट एनलाइटन एकेडमी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज क्या करने वाले हैं? आज करने वाले हैं क्लास 9 चैप्टर नंबर 5 बायो का है, जो कि द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जिसे आप सेल के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है? यही चैप्टर करेंगे, देखेंगे इस चैप्टर में है क्या क्या क्वेश्चंस बन रहे हैं, किस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, चैप्टर कहना क्या चाह रहा है, इस चीज को समझेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। क्लियर? तो पहली चीज चैप्टर नंबर 5 द फंडामेंटल ऑफ यूनिट ऑफ लाइफ। पहले थोड़ा समझ लेते कि चैप्टर में है क्या, किन चीजों के बारे में पढ़ना है, क्या बेसिक्स है इसके इंट्रोडक्शन। सबसे पहला क्या चीज बोल रहा है कि एवरी ऑर्गेनिजम्स इन दिस यूनिवर्स आर मेड अप ऑफ टाइनी बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट कॉल्ड सेल। बोल रहे कि हर जो चीज इस दुनिया में, इस यूनिवर्स में बनी है, वो एक टाइनी बेसिक स्ट्रक्चर से बनी है। जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म टाइनी बेसिक स्ट्रक्चर से बने हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? सेल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? सेल्स। लिविंग ऑर्गेनिज्म जो भी इस यूनिवर्स में है, उनके अंदर पास कोई ना कोई सेल्स है। दूसरा, सेल्स को डिस्कवर किया था इन द ईयर ऑफ 1665 एक बंदे रॉबर्ट हुक ने। इन द ईयर ऑफ 1665 रॉबर्ट हुक ने हमारा डिस्कवर किया था। किसको? हमारे सेल्स को। उसके बाद सेल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एलिमेंट दैट कैन नॉट बी सीन विद नेकेड आइज बट कैन बी सीन अंडर अ माइक्रोस्कोप। बोला क्या कि जो हमारे सेल्स है वो बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह काम करते हैं। बिल्डिंग ब्लॉक्स का मतलब क्या? एक बिल्डिंग जब बनानी है तो उसके लिए हमें सबसे छोटी यूनिट एक ब्रिक वगैरह चाहिए। क्या चाहिए? एक ब्रिक वगैरह सबसे छोटी यूनिट चाहिए। वैसे अगर एक पूरा इंसान या पूरा एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाना तो उसके लिए छोटे छोटे सेल्स चाहिए होते हैं। तो एक बिल्डिंग ब्लॉक की तरह काम करता है। अब ये सेल्स इतने छोटे होते हैं कि इन्हें नेकेड आइज, खुली आंखों से नहीं देखा जा सकता। इसके लिए हमें क्या चाहिए? माइक्रोस्कोप चाहिए। क्या चाहिए? माइक्रोस्कोप। थर्ड पॉइंट क्लियर। फोर्थ, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म किसी ना किसी छोटे छोटे टाइनी सेल्स से बना है। तो एवरी लिविंग एलिमेंट इज मेड अप ऑफ न्यूमरस टाइनी सेल्स। अब हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स, नंबर ऑफ सेल्स, अगर एक सेल है तो यूनिसेलुलर, अगर एक से ज्यादा है तो मल्टी सेलुलर। जिनके पास एक सेल्स वो यूनिसेलुलर, जिनके पास दो या दो से ज्यादा वो मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर के पास एक ही सेल होता है और एक ही सेल से वो पूरा स्ट्रक्चर, पूरा फंक्शन परफॉर्म उसी से करते हैं। क्लियर है? हर चीज ऐसे ही बनी हुई है। अब यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर बताए, इनके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। यूनिसेलुलर वो ऑर्गेनिजम्स जो कि सिंगल सेल से बने हो और उनका सिंगल सेल ही उनका पूरा स्ट्रक्चर और फंक्शन डिफाइन करता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सिंगल सेल्स। द सिंगल सेल कंस्टिट्यूट द स्ट्रक्चर एंड एंटायर फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। एग्जांपल की बात करें तो 3 एग्जांपल याद रखना। एक याद रखना अमीबा, जो कि पानी में मिलता है। ऐसे याद रखना बेटा हमारा क्या? क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास, ये भी हमारा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। एंड द लास्ट वन इज पैरामीशियम। ये सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ये यूनिसेल, एक ही सेल इनका स्ट्रक्चर भी डिफाइन करता है और इनका फंक्शन भी। क्लियर है ये बात? यूनिसेलुलर देख लिया। अब आते हैं मल्टी सेलुलर की तरफ से। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स बेटा कई सारे अलग अलग सेल्स से बने होते हैं। जैसे हम ह्यूमंस की बात करें तो हमारे में मसल सेल्स भी है, ब्लड सेल्स भी है, बोन सेल्स भी है, नर्व सेल्स भी, और हर किसी का अपना एक अलग काम है। यानी हमारे पास कई सारी सेल्स है। यही बोला है कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ मेनी सेल, कई सारी सेल्स है। द लेबर ऑफ परफॉर्मिंग डिफरेंट फंक्शन इज डिवाइडेड बिटवीन द वेरियस सेल, और हर सेल का अपना अपना अलग लेबर, अपना अपना अलग काम है। थर्ड, सम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैव डिफरेंट सेल्स। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बीइंग्स हैव डिफरेंट सेल्स ऑफ डिफरेंट शेप, साइज। बताया अभी, मसल सेल्स अलग होगी, ब्लड सेल्स अलग होगा, नर्व सेल्स अलग होगा, डिफरेंट डिफरेंट सबके फंक्शंस है। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। ये यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर के बारे में हो गया। अब बात करते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स, कि सेल का बेसिक स्ट्रक्चर होता कैसा, कि बेसिक सेल कैसा दिखता है, क्या स्ट्रक्चर होता है, उसको समझना है। तो सेल्स के अंदर कई सारी और चीजें होती है, कई सारे और कंपोनेंट होते हैं, जिन्हें कहा जाता है बेटा सेल ऑर्गेनल्स। सेल के अंदर कई सारे और कंपोनेंट्स होते हैं जिन्हें कहा जाता है सेल ऑर्गेनल्स। क्लियर रहेगी ये बात? आगे, अ सेल इज केपेबल ऑफ लिव एंड परफॉर्म ऑल देयर रेस्पेक्टिव फंक्शन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सेल ऑर्गेन। अब सेल क्यों काम कर पाता है, कैसे जिंदा रह पाता है?
सेल जिंदा इसीलिए है, इसीलिए काम कर पाता है क्योंकि उसके अंदर कई सारे सेल ऑर्गेनल्स है। यही बात यहां बोली कि अ सेल इज केपेबल यानी सक्षम है, लिव एंड परफॉर्म ऑल फंक्शन, जिंदा रहने के लिए और सारे फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। क्यों? क्योंकि उनके पास क्या है बेटा? सेल ऑर्गेनल्स है, उनके पास सेल ऑर्गेनल्स है। ऑल सेल्स हैव द सेम ऑर्गेनल्स, हर सेल के पास सेम ऑर्गेनल्स होते हैं इररेस्पेक्टिव, कोई मतलब नहीं उनका फंक्शन क्या है, उनका साइज क्या है, बट उनके पास सेम ऑर्गेनल्स होते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। अब ये तो बेटा हो गया कि स्ट्रक्चर ऑफ सेल कैसा है। अब सेल के अंदर मेनली जो चीजें हैं वो क्या क्या है उनको समझो। मेनली कुछ चीजें हैं, एक होता है सेल वॉल, एक होता है सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सबके बारे में पढ़ेंगे। फिर होता है न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। फिर होता है गोल्गी एपैरेटस, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, वैक्यूल। इन सब के बारे में समझेंगे एक एक करके कि ये चीजें भाई है क्या, ये चीजें है क्या, एक एक करके सारी चीजों के बारे में हम समझते हैं। सबसे पहले हमारा किसके बारे में समझेंगे? तो सबसे पहले समझेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसी को हम सेल मेम्ब्रेन भी कह देते हैं, इसी को बेटा हम सेल मेम्ब्रेन भी कह देते हैं। अब ये क्या है इसको समझना। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन किसी भी सेल की एकदम आउटर मोस्ट लेयर होती है, यही बोला है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल। दूसरा, इसका काम क्या है? तो ये सेल के अंदर यानी इंटरनल चीजों को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से अलग रखता है। यही चीज, इट सेपरेट्स द कंटेंट ऑफ सेल फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, कि सेल के अंदर जो कंटेंट है वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से बाहर रहे। ये किसका काम है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। ऐसे मेम्ब्रेन टाइप सा होता है। उसके बाद ये अलाउ करता है द मटेरियल्स फ्रॉम द सराउंडिंग, ये मेम्ब्रेन ही अलाउ करता है कुछ मटेरियल्स को सेल के अंदर एंटर करने के लिए और बाहर एग्जिट करने के लिए। तो इट अलाउज द मटेरियल फ्रॉम सराउंडिंग टू एंटर एंड एग्जिट द सेल। इट ऑल्सो अलाउ द मटेरियल फ्रॉम सेल टू एग्जिट आउट। तो इंटर एग्जिट सब किसके हाथ में? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास में। दूसरा, इट कंट्रोल्स द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ मटेरियल इन एंड आउट ऑफ सेल्स। हेंस, अब कुछ ही चीज अंदर जा सकती है, कुछ ही चीज बाहर जा सकती है। अब परमिशन चाहिए इसकी, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं? सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं बेटा? सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। क्लियर? जैसे कई सारी गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ये भी इन एंड आउट मूव कर सकती है, ये भी इन एंड आउट मूव कर सकती है। जैसे सेल के अंदर ज्यादा ऑक्सीजन और बाहर कम, तो हो सकता है कि ऑक्सीजन बाहर मूव कर जाए, जहां पे हायर कॉन्सेंट्रेशन वो कम कॉन्सेंट्रेशन की तरफ भागती है। तो गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन कैन मूव इन और आउट फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन ना सेल। इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं गैसेस का एक जगह से हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन जाना, इसे बोलते हैं बेटा डिफ्यूजन। डिफ्यूजन। ऐसे हमारा क्या, वाटर भी इन एंड आउट कर सकता है, यानी सेल के अंदर भी जा सकता है, सेल के बाहर भी जा सकता है। इसे बोलते हैं ओस्मोसिस। क्या बोलते हैं बेटा? Osmosis. It also allows the movement of water in and out of the cells depending upon the concentration outside the cell by the process of osmosis. तो पानी भी अंदर बाहर आ जा सकता है। क्लियर है? आगे बढ़े। ये तो हो गया भाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन के बारे में। नेक्स्ट किसके बारे में देख लेते हैं? नेक्स्ट देख लेते हैं भाई सेल वॉल के बारे में। किसके बारे में? सेल वॉल। कि सेल वॉल का काम क्या है? तो सेल वॉल जो हमारी है वो सिर्फ किस में पाई जाती है? प्लांट सेल्स में। कहां पाई जाती है बेटा? प्लांट सेल्स में। और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन के बाहर पाई जाती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन के बाहर पाई जाती है। क्या काम होता है? ये बहुत रिजिड होती है, हार्ड स्ट्रक्चर होता है। और किससे बना होता है? सेल्यूलोज से बना होता है, जो कि एक बहुत कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, कॉम्प्लेक्स है, हार्ड है, रिजिड है। क्यों? क्योंकि ये तभी तो प्लांट्स को एक रिजिड स्ट्रक्चर, एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर प्रोवाइड करा पाएंगे। तो क्या प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होता है? सेल वॉल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटसाइड होता है, रिजिड स्ट्रक्चर होता है, सेल्यूलोज से बना होता है, इसीलिए हमारा प्लांट्स को सपोर्ट कर पाता है। उसके बाद ठीक है, द कंटेंट्स ऑफ सेल वॉल कॉन्ट्रैक्ट्स ड्यूरिंग लॉस ऑफ
जो हमारा, जब मान के चलो ये सेल वॉल है और जब इसमें से वाटर का लॉस हो रहा है, वाटर का लॉस हो रहा है, तो इसके अंदर की जो भी चीजें हो जाएंगी वो श्रिंक हो जाएंगी, सिकुड़ जाएंगी, यही चीज बोला है। द सेल ऑफ द कंटेंट ऑफ द सेल वॉल कॉन्ट्रैक्ट्स यानी सिकुड़ना ड्यूरिंग लॉस ऑफ वाटर इन प्लांट सेल्स बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। आगे, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल प्लांट सेल्स कैन विथस्टैंड ग्रेटर चेंजेस। अब सेल वॉल है इसीलिए हमारे प्लांट सेल्स जो हैं वो सराउंडिंग मीडिया से अगर कोई प्रेशर लगता है, कोई भी हवा चलती है तो इतनी इजीली टूटते नहीं है, क्योंकि सेल वॉल उसे स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराता है, उसे स्ट्रेंथ प्रोवाइड करा देता है। क्लियर है? ये चीजें याद रखना। ये सेल वॉल के बारे में हो गया। किसके बारे में हो गया बेटा? सेल वॉल के बारे में। अब बात आती है बेटा किसकी? साइटोप्लाज्म की। किसकी बेटा? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म का क्या काम है बेटा? ये एक थिक सॉल्यूशन है, एक थिक सॉल्यूशन है जिसके अंदर हमारा वाटर होता है, सॉल्ट होता है, प्रोटीन होता है, और एक किसके अंदर भरा हुआ होता है? सेल्स के अंदर भरा हुआ होता है साइटोप्लाज्म। एक थिक गाढ़ा सा सॉल्यूशन होता है, ठीक है। और इसके बाहर क्या होता है? पूरा सेल मेम्ब्रेन होता है। इसके बाहर क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन। और इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर ही बीच में क्या होता है भाई? न्यूक्लियस। क्या होता है? न्यूक्लियस। क्लियर रखना, इसे याद रह गए। नेक्स्ट देखते हैं भाई, नेक्स्ट है न्यूक्लियस। कि न्यूक्लियस के क्या काम है, क्या है, ये समझ लेते हैं एक बार भाई। तो न्यूक्लियस जो है हमारा स्मॉल राउंड एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है, इसके आसपास मेम्ब्रेन होते हैं और सेल में पाया जाता है, ठीक है। इसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड भरा होता है, द फ्लूइड इनसाइड द न्यूक्लियस, वो सराउंडेड होता है किससे? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, जिसे हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है जिसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। ये न्यूक्लियस ही है जो कंट्रोल करता है पूरे सेल की ग्रोथ को और रिप्रोडक्शन को भी, कि नए सेल्स बने। क्यों? क्योंकि इसी के पास हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन है। हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन क्या? कि कैसा सेल रहेगा, क्या उसके फंक्शंस है, सारी चीजें, ठीक है। कवर होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, ठीक है। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर कई सारे छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छेद होते हैं, जो कि मटेरियल को अंदर बाहर ट्रैवल करने में हेल्प करते हैं। ये न्यूक्लियस में याद रखना। और न्यूक्लियस में क्या चीजें होती है उसको देखते हैं। न्यूक्लियस कई थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कंटेन करता है बेटा। न्यूक्लियस में कई थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें क्रोमेटिन कहते हैं, जिन्हें क्रोमेटिन कहते हैं, ठीक है। और ये क्रोमेटिन ही होता है जिनके अंदर क्या होता है? डीएनए और आरएनए और प्रोटीन। डीएनए क्या होता है? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। आरएनए क्या होता है? राइबोन्यूक्लिक एसिड। और प्रोटीन होता है। अब इनका काम क्या होता है? देखो, न्यूक्लियस के अंदर ना कई रॉड शेप स्ट्रक्चर होते हैं जो कि हेरिडिटरी, कि क्या पेरेंट्स में जाएगा बच्चों में से, वो कंटेन करता है, जिन्हें हम क्रोमोसोम्स कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रोमोसोम्स। अब ये फॉर्म कब होता है? जब क्रोमेटिन कंडेंस हो जाता है, ठीक है, और सेल डिवाइड होने वाला था। जब क्रोमेटिन कंडेंस हो जाता है और सेल डिवाइड होने वाला होता है, तब क्रोमोसोम फॉर्म होता है। क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए और न्यूक्लियर प्रोटीन होता है। क्रोमोसोम के अंदर डीएनए और न्यूक्लियर प्रोटीन होता है। इनके पास सारी हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन होती है, इनहेरिटेंस होती है, कि क्या ऐसे हमारे जो क्या बोल सकते हैं कि हमारी कौन सी नैन नक्श कैसे हैं, सारी चीजें कैसे वो बच्चों में आगे ट्रांसफर होंगे। वो हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन इसी के पास स्टोर होती है, ठीक है। कई सारी इंफॉर्मेशन होती है कि कैसा स्ट्रक्चर है, क्या फंक्शन है, ये सारी चीजें। ह्यूमन बॉडी के अंदर 23 पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स है, ठीक है। 23 पेयर्स ऑफ एक्स क्रोमोसोम। अ बॉय हैज 1 एक्स क्रोमोसोम एंड 1 वाई क्रोमोसोम। मेल्स के पास एक एक्स एक वाई ये क्रोमोसोम्स होते हैं, और फीमेल के पास दोनों एक्स एक्स होते हैं। क्लियर रहेगा? जिससे मिलकर नए बच्चे बनते हैं। क्लियर है? ये ध्यान रखना, मेल के पास एक्स वाई, फीमेल के पास एक्स एक्स। अब नेक्स्ट बात करेंगे बेटा किसकी? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। किसकी? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या होता है? ये लार्ज नेटवर्क होता है, ये लार्ज नेटवर्क होता है, द लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन शीट। एक शीट टाइप बनी हुई है, देख रहे हो इसे, और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसी को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ये फिल्ड हो रखा होता है फ्लूइड से, और कुछ मटेरियल कैरी करता है थ्रू आउट द सेल, जिसकी वजह से इसे ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ द सेल भी कहा जाता है।
क्या कहा जाता है? ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ द सेल किसे कहा जाता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। ये मटेरियल ट्रांसफर करता है साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, इन सबके बीच में। ठीक है, ये सरफेस एरिया भी प्रोवाइड कराता है पूरे सेल को, जिसमें कई सारी एक्टिविटीज, बायोकेमिकल एक्टिविटीज हो सकती है। मेनली दो टाइप्स के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, एक आरईआर, एक एसईआर। आरईआर इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एसईआर इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब क्या है इनके बारे में और समझते हैं। पहले RER देखते हैं। The RER appears rough under a microscope at it is lined with ribosomes. RER जो है, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जब इसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो ये रफ दिखता है। क्यों? क्योंकि राइबोसोम्स लाइंड हो रखे हैं इस पे। Ribosomes manufactures the protein which are then transported through the cells by the endoplasmic reticulum. ये राइबोसोम से क्या फॉर्म करते हैं? प्रोटीन फॉर्म करते हैं, प्रोटीन मैन्युफैक्चर करते हैं, जिसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पूरे सेल तक पहुंचाता है। उसके बाद अगर हम SER की बात करें, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, जब उसको माइक्रोस्कोप से देखा जाता है तो वो स्मूथ दिखता है। क्यों? क्योंकि उस पे जो राइबोसोम्स लाइंड थे वो नहीं होते। ये मैन्युफैक्चर करता है फैट मॉलिक्यूल्स और लिपिड, जो कि पूरे सेल की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए और उसे पॉइजनस जो भी उसके अंदर है क्या बोलते हैं, डिटॉक्सिफाई करने के लिए। क्या करने के लिए? डिटॉक्सिफाई करने के लिए, जो भी पॉइजनस चीजों से बाहर करने के लिए कौन है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जरूरी है। क्लियर रहेगी ये बात? आगे बढ़ते हैं। ये तो था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। आगे क्या है बेटा? अब बात करेंगे गोल्गी एपरेटिस की। किसकी? गोल्गी एपरेटिस की, कि क्या काम है क्या नहीं है ये समझते हैं। तो गोल्गी एपरेटिस में देखोगे बेटा आप, द स्टैक ऑफ फ्लैटेंड मेम्ब्रेन वेसल्स आर कॉल्ड गोल्गी। अब देखोगे क्या, ऐसे शीट टाइप से देख रहे हो, फ्लैटेंड फॉर्म में है। कैसे है? फ्लैटेंड फॉर्म में है। ठीक है, एक स्टैक के ऊपर स्टैक, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर ऐसे वेसल्स बन रखे हैं, वेसिसल्स बन रखे हैं। इन्हीं को क्या कहा जाता है? गोल्गी एपरेटिस। द स्टैक, स्टैक यानी एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर फ्लैटेंड, फ्लैट टाइप के मेम्ब्रेन्स रखे हुए हैं, जिन्हीं को गोल्गी एपरेटिस कहा जाता है। इनका बेसिकली काम क्या होता है? इट स्टोर्स, पैक्स एंड मॉडिफाइज द प्रोडक्ट। स्टोर करते हैं, पैक करते हैं और मॉडिफाई करते हैं प्रोडक्ट्स को वेसिसल्स के अंदर। ये टेम्पररी स्टोर करते हैं प्रोटीन को, जो कि सेल से मूव आउट हो जाता है। ठीक है, गोल्गी एपरेटिस। और ये क्या करता है? इट पैक्स एंड ट्रांसपोर्ट द मटेरियल सिंथेसाइज। जो भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में मटेरियल सिंथेसाइज हुआ है, बना है, उसको डिफरेंट टारगेट तक, इनसाइड और आउटसाइड सेल, कौन पहुंचाता है? गोल्गी एपरेटिस। जो भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने चीजें फॉर्म करी है, मैन्युफैक्चर करा है, सिंथेसाइज करा है, उसको गोल्गी एपरेटिस इनसाइड और आउटसाइड द सेल ट्रांसपोर्ट करता है। अब बात कर लेते हैं बेटा किसकी? लाइसोसोम्स की। किसकी? लाइसोसोम्स की बात करते हैं। लाइसोसोम्स क्या होता है? ये सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है इन अ सेल, जिसके अराउंड मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, इसी को लाइसोसोम्स कहा जाता है। एक सैक, बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये क्या करता है? ये क्लीन रखता है सेल को और डाइजेस्ट करता है चीजों को, क्लीन करता है और डाइजेस्ट करता है। और ब्रेकिंग द आउटसाइड मटेरियल, बाहर के मटेरियल जैसे फूड, बैक्टीरिया, जो भी सेल के अंदर एंटर करते हैं और उसे खराब करने की कोशिश करते हैं, उन्हें छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देता है। ठीक है, दे कैन डाइजेस्ट दीज ऑर्गेनिक मटेरियल्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम। क्यों लाइसोसोम ऐसा कर पाता है? क्योंकि उसके पास स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, जो भी किसी भी चीज को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ सकते हैं, डाइजेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, लाइसोसोम्स को सुसाइड बैग भी कहा जाता है, सुसाइड सैक भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि अगर ये टीयर हो जाते हैं, कुछ ऐसे इनमें कुछ परेशानी आ जाती है फंक्शनिंग में, तो ये खुद को ही मार के खुद ही को सिंथेसाइज कर लेते हैं, इसीलिए इन्हें सुसाइड बैग भी कहा जाता है। ठीक है, कई साइंटिस्ट बिलीव करते हैं कि प्लांट सेल में ये लाइसोसोम प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, या फिर वो ये कहते हैं कि या तो प्लांट सेल्स में लाइसोसोम प्रेजेंट नहीं होता, या फिर प्लांट सेल में लाइसोसोम्स का काम कौन कर देते हैं? वैक्यूल्स। वो वैक्यूल्स अभी पढ़ेंगे हम क्या होता है। क्लियर है लाइसोसोम जहां पे? अब भाई ये नाम आगे तक सुनने वाले हो, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया ट्यूब लाइक ऑर्गेनल होता है, स्ट्रक्चर होता है, प्रोवाइड करता है एनर्जी सेल को। ठीक है, किस फॉर्म में?
इस माइटोकॉन्ड्रिया में ही एनर्जी स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिसके कारण हमारी पूरी बॉडी एक्टिविटी कर पाती है, कोई भी केमिकल फिजिकल एक्टिविटी एटीपी के कारण कर पा रही है, लाइफ सस्टेन कर पा रही है। इसे पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। और क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। पहली चीज आ गई, इट इज द माइटोकॉन्ड्रिया इज आल्सो नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल, सराउंडेड बाय टू मेम्ब्रेन, दो मेम्ब्रेन, डबल ड्यूअल मेम्ब्रेन सराउंडेड होता है। जो आउटर मेम्ब्रेन है वो पोरस होता है, यानी उनके अंदर पोर्स होते हैं, और जो इनर मेम्ब्रेन है वो डीप फोल्ड होता है, बहुत अंदर तक फोल्ड हो जाता है, जिस वजह से इसे लार्ज सरफेस एरिया मिलता है कोई भी केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करने के लिए, कोई भी केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करने के लिए। जो इनर मेम्ब्रेन होता है वो कंपार्टमेंट्स में, कई सारे कंपार्टमेंट में कैटेगराइज है, ठीक है। द ग्राउंड सब्सटेंस और स्पेस इनक्लोज्ड बाय इनर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड, जो ग्राउंड सब्सटेंस या स्पेस जो इनक्लोज्ड है इनर मेम्ब्रेन के कारण जो स्पेस बना है उसे हम क्या कहते हैं? मैट्रिक्स। जो स्पेस बना है किसकी वजह से? इनर मेम्ब्रेन की वजह से, इनक्लोज्ड स्पेस बना एक बंद, उसे मैट्रिक्स कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना खुद का डीएनए, राइबोसोम्स होता है, इस वजह से खुद के लिए प्रोटीन बनाने के लिए केपेबल होते हैं। इनके पास खुद का डीएनए वगैरह होता है, इसलिए खुद का प्रोटीन बनाने में, डीएनए और राइबोसोम्स होता है,